$700 बिलियन। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये भारत के आत्मसम्मान की पहचान है। एक समय था जब भारत आईएमएफ के दरवाजे पर खड़ा था, और आज वही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 में, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। चलिए समझते हैं कि कैसे भारत ने सिर्फ विदेशी मुद्रा नहीं बढ़ाई, बल्कि अपने आत्मबल, रणनीति और नागरिकों की मेहनत से खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। ये $700 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस करना, स्पेसिफिकली 702.78 बिलियन तक पहुंचना, ये वाकई एक बिग माइलस्टोन है। बट ये फॉरेक्स रिजर्व्स आखिर हैं क्या? मतलब इतना सारा पैसा सेंट्रल बैंक रखता क्यों है? से अपने यहाँ आरबीआई होल्ड करता है। इसमें मेन कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, मतलब एफसीएज, यानी यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन जैसी करेंसीज। इसके अलावा गोल्ड रिजर्व्स भी हैं, आईएमएफ के साथ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी एसडीआरस, जो एक तरह की इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। और रिजर्व ट्रांच पोजीशन, आईएमएफ में भारत का जो कोटा कंट्रीब्यूशन है, ये सब शामिल है। अच्छा। इंडिया के रिजर्व्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा एफसीएज का है, उसके बाद गोल्ड का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रिजर्व्स डाइवर्सिफाइड हैं, सिर्फ डॉलर में नहीं है। दो वैल्यूएशन पर्पसेस के लिए इन्हें मोस्टली यूएस डॉलर में ही रिपोर्ट किया जाता है। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये एक तरह का मल्टी करेंसी सेफ्टी नेट है। बट इतना बड़ा रिजर्व रखने का मेन पर्पस क्या है? हाउ डज इट एक्ट एज अ सेफ्टी शील्ड फॉर इंडिया, स्पेशली जब ग्लोबल इकोनॉमी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है? बिल्कुल सही सवाल। इसके कई क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम्म। फर्स्ट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब भुगतान संतुलन। देश के सभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का हिसाब उसे मैनेज करने में हेल्प करता है। अच्छा। सेकंड, ये रुपी की एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रुपी तेजी से गिर रहा हो तो आरबीआई मार्केट में डॉलर सेल करके रुपी को सपोर्ट कर सकता है, उसकी सप्लाई कम करके वैल्यू बूस्ट कर सकता है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है। थर्ड, ये देश के इंपोर्ट्स, स्पेशली एसेंशियल आइटम्स जैसे ऑयल, के लिए जरूरी फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करता है। फोर्थ, और शायद सबसे जरूरी, ये इकोनॉमिक शॉक्स या क्राइसिस के टाइम, खासकर जब फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज अचानक रुक जाएं, तब एक कुशन या सुरक्षा कवच का काम करता है। सही बात है। एंड फिफ्थ, एक स्ट्रॉन्ग रिजर्व पोजीशन इंडिया की ग्लोबल इमेज को बूस्ट करती है, जिससे फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से तो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहती हैं। दैट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव। इससे इम्पोर्टेंस तो साफ पता चलती है, लेकिन इंडिया यहाँ तक पहुँचा कैसे? आपने शुरू में मेंशन किया आईएमएफ वाला दौर, और मुझे याद है पीएल 480 स्कीम का जमाना भी, जब हम फूड ग्रेन्स के लिए भी यूएस पर डिपेंडेंट थे। व्हाट ड्रोव दिस मैसिव इंक्रीज? क्या ये सिर्फ बढ़ते एक्सपोर्ट्स का नतीजा है? एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है, बिल्कुल, बट इट्स अ मच ब्रॉडर स्टोरी। इसके पीछे स्मार्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म्स जिनसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट हुआ। ये सब फैक्टर्स हैं। आरबीआई का एफिशिएंट मैनेजमेंट एज अ कस्टोडियन एंड रेगुलेटर, वो भी बहुत क्रूशल रहा है। बट एक बहुत बड़ा ड्राइवर जिसे अक्सर अंडर एस्टिमेट किया जाता है, वो है रेमिटेंसेस, मतलब वो पैसा जो विदेश में बसे भारतीय घर भेजते हैं। हाँ, रेमिटेंसेस। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट। 2024 में ये $125 बिलियन से ज्यादा था। ये हमारे डायस्पोरा की स्ट्रेंथ दिखाता है। और पीएल 480 की जो आपने बात की, वो अमेरिका से रियायती दरों पर अनाज आयात करने की योजना थी, जो हमारी पिछली फूड डिपेंडेंसी दिखाती है। आज सिनारियो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। हाउएवर, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ये रिजर्व्स स्टैटिक नहीं है, ये फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर इंस्टेंस, 2022 में रिजर्व्स गिरे थे, $532.66 बिलियन तक आ गए थे। हाँ, वो क्यों हुआ था? उसके पीछे यूएस डॉलर का मजबूत होना और आरबीआई का रुपए को स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन करना, ये मेन रीजंस थे। बट गिरावट सिर्फ आरबीआई के एक्शन से नहीं होती। देश की इंपोर्ट पॉलिसीज और ट्रेड डेफिसिट, मतलब जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से ज्यादा हों, वो भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इंडिया अक्सर ट्विन डेफिसिट्स फेस करता है, ट्रेड डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, मतलब सरकार का खर्च आमदनी से ज्यादा होना। इससे भी रिजर्व्स पर प्रेशर आ सकता है। इन्हें मैनेज करने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस चाहिए। राइट। सो इट्स अ डायनामिक पिक्चर। अच्छा, ये सब डिस्कशन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है। सो हियर्स अ पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन जो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। Discuss the composition and significance of India's foreign exchange reserves.
What are the major reasons for its increase in recent years and how does it impact the Indian economy? रैपिंग अप, ये 700 बिलियन प्लस रिजर्व्स इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बढ़ती सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल स्टेज पर उसकी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस का सिंबल है। 1991 में लगभग बैंक्रप्सी की कगार से लेकर अब 1 ट्रिलियन रिजर्व के टारगेट तक, ये वाकई एक रिमार्केबल जर्नी रही है। सही में ये सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज या आरबीआई का कमाल नहीं है, ये हर भारतीय की मेहनत का रिफ्लेक्शन है, हमारे फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, वर्कर्स और हमारे डायस्पोरा का। ये सिर्फ करेंसी नोट्स का ढेर नहीं, ये कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस का खजाना है। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि सीआरए और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का संबंध निम्नलिखित में से किस समूह से है? ए G20, बी OECD, सी ब्रिक्स, डी सार्क। अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।